नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्ष्मीकांत पार्ट 97 में आपका स्वागत है। आज किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा को आज हम लोग खत्म करेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा का चुनाव कैसे होता है, इनका टेन्योर कितना बड़ा है, रोल्स, पावर्स और फंक्शंस क्या हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा के, इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी कैसे स्पीकर ऑफ द लोकसभा के ऑफिस के साथ जुड़ी हुई है। इससे पहले जो इंट्रोडक्शन दे रखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट का, तो जैसा कि आपको पता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दो हाउसेस हैं, राज्यसभा लोकसभा, इनका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। आप कह सकते हो कि राज्यसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर है चेयरमैन, एक डेप्यूटी चेयरमैन, और लोकसभा के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। आप देख सकते हो कि लोकसभा में एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन होता है और राज्यसभा में एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन होता है। तो जब डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों नहीं होंगे तो जो पैनल ऑफ चेयरपर्सन है लोकसभा में, उनमें से किसी एक को उठाया जाएगा। और जब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन दोनों नहीं होंगे राज्यसभा में, तो जो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन है राज्यसभा का, उसमें से किसी एक पर्सन को उठा के हेड किया जाएगा, प्रिसाइड करवाया जाएगा उस रिस्पेक्टिव हाउस को। सबसे पहले तो अगर आप बात करो तो इलेक्शन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों। अभी स्पीकर के इलेक्शन की बात करो, चुनाव की बात करो, तो देखिए लोकसभा के द्वारा इलेक्ट किया जाता है स्पीकर को अपने ही मेंबर्स में। तो लोकसभा के जो अपने मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक मेंबर को स्पीकर चुना जाएगा। तो भाई जैसे ही नई लोकसभा चुन के आएगी, नई लोकसभा अपनी पहली सिटिंग के बाद जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी स्पीकर को चुनेगी। और जैसे ही स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो गया, अभी वैकेंट किन वजहों से होता है ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। तो अगर स्पीकर का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो लोकसभा को जल्दी से जल्दी उस वैकेंसी को भरना है किसी और को चुन के। लोकसभा के स्पीकर का जो डेट ऑफ इलेक्शन है उसको प्रेसिडेंट फिक्स करेगा। नॉर्मल कर केसेस में दोस्तों होता ये है कि अगर लोकसभा स्टेबल है, स्टेबल कहने का मतलब ये है कि उसमें एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लीड कर रही है, तो वहां पे एक बार जैसे स्पीकर को अपॉइंट कर दिया जाता है, नॉर्मल कर टू द होल ड्यूरेशन ऑफ दैट लोकसभा वो स्पीकर ऑफिस में रहता है। एक केस में स्पीकर को अपना ऑफिस छोड़ना पड़ सकता है। यहां पे 3 सिनारियोज दिए गए हैं। कौन कौन के सिनारियोज दिए गए। इफ ही सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो कोई एक पर्सन लोकसभा का मेंबर था और वो स्पीकर था, अभी किसी वजह से वो लोकसभा का मेंबर नहीं रहता, और ये कोई भी वजह हो सकती है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है, उसकी तबीयत खराब है, तो इस केस में वो लोकसभा का स्पीकर भी नहीं रहेगा। तो अगर वो मेंबर नहीं है लोकसभा का तो लोकसभा का स्पीकर नहीं हो सकता। दूसरा केस ये हो सकता है कि जो स्पीकर है वो रिजाइन कर सकता है। तो अगर वो रिजाइन करता है और जब ये रिजाइन करेगा तो ये अपने रेजिग्नेशन लेटर को प्रेसिडेंट को एड्रेस नहीं करेगा, डेप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करेगा। मैंने प्रेसिडेंट क्यों बोला, क्योंकि नॉर्मल कर केसेस में अगर आपको एमसीक्यू दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी एक स्पीकर अपना रेजिग्नेशन एड्रेस करता है तो वो अपने रेजिग्नेशन को डेप्यूटी स्पीकर को एड्रेस करता है। और तीसरा ऑप्शन है कि स्पीकर को रिमूव भी किया जा सकता है एक रेजोल्यूशन के थ्रू। इस रेजोल्यूशन के लोकसभा के जो सारे मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी से पास कराया जाना चाहिए। 14 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा इस रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए। और अगर मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ लोकसभा एक रेजोल्यूशन को पास करके ये बोल देते हैं कि स्पीकर को हटा दिया गया, तो स्पीकर को हटा दिया जाएगा, बट इस रेजोल्यूशन को पास करने से पहले 14 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, जब भी स्पीकर को हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसीडरेशन है तो उस समय पे जो स्पीकर है वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, और कभी अगर किसी इशू पे लोकसभा में वोट पड़ रहा तो वोट डाल सकता है, लेकिन वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। अब समझिए दोस्तों, स्पीकर के ऑफिस को यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। वो जो स्पीकर है, जो लोकसभा का स्पीकर है, जो प्रिसाइड कर रहा है, वो उस हाउस का मेंबर भी है, बट हाउस के लोगों ने इलेक्शन के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर मेंबर को स्पीकर बनाया, तो एज अ स्पीकर उसके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं। अभी ये जो लोकसभा का स्पीकर है, मान लीजिए इसको हटाने के लिए लोकसभा में कोई रेजोल्यूशन पे बातचीत चल रही है, तो जब तक उस रेजोल्यूशन पे बातचीत चल रही है तब तक भैया लोकसभा का स्पीकर प्रिसाइड नहीं कर सकता है सेशन को। वो लोकसभा के सेशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है चूंकि वो मेंबर है। अगर उसको लोकसभा के स्पीकर के पद से हटा भी दिया जाता है तो भी हाउस का मेंबर तो रहेगा ना वो। तो हाउस के मेंबर के जो सारे प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि किसी इश्यू पे वोट डालना या फिर प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करना, तो वो स्पीकर कर सकता है जो जिसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन मोशन में है।
तो समझिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ चीजें मैं आपको एग्जैक्टली समझाना चाहूंगा। When a resolution for the removal of speaker is under consideration of a house, he cannot preside at the sitting of the house. ये मैंने आपको बताया, though he may be present. However, he can speak and take part in the proceedings of the house at such a time and vote in the first instance, though not in the case of equality of vote. मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, स्पीकर के पास एक खास पावर होती है। स्पीकर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। तो मान लीजिए किसी इशू पे लोकसभा में वोटिंग चल रही है, तो जो पहली बार वोटिंग चलेगी उसमें कभी भी स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बट मान लीजिए कि लोकसभा में ऐसी कोई स्थिति आ जाती है जहां पे वोट बराबर बराबर बढ़ जाते हैं, यानी दोनों पक्ष में मान लीजिए 400 मेंबर्स आ रखे हैं लोकसभा के, 200 ने एक पक्ष के फेवर में वोट दिया और 200 ने एक पक्ष के अगेंस्ट में वोट दिया, तो यहाँ पे एक टाई हो गया। इस टाई को तोड़ने के लिए जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्पीकर, वो अपना कास्टिंग वोट डाल सकता है। तो जब स्पीकर प्रिसाइड कर रहा है हाउस को, तो उसके पास कास्टिंग वोट की ताकत होती है, वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं डाल पाएगा। तो फर्स्ट इंस्टेंस में किसी बिल पे डिसीजन लेने के लिए अगर वोटिंग पड़ रही है तो स्पीकर वहां वोट नहीं डालेगा। लेकिन अगर उस वोटिंग में कोई टाई हो जाता है तो स्पीकर कास्टिंग वोट डाल सकता है। लेकिन जब स्पीकर को हटाने के लिए रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उस समय पे फर्स्ट इंस्टेंस में स्पीकर वोट डाल सकता है एज अ मेंबर ऑफ द हाउस, बट कास्टिंग वोट की सुविधा उसको अवेलेबल नहीं होगी। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। आपको पता है हर 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व होती है, या उससे पहले भी लोकसभा डिसॉल्व होती है अगर प्रेसिडेंट को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ये बोलते हैं कि भैया ये जो लोकसभा है ये लोगों के कॉन्फिडेंस को नहीं गेन करती, आप इसको डिसॉल्व कर दो। तो प्रेसिडेंट जब लोकसभा को डिसॉल्व होगा वो डिसॉल्व हो जाएगी। अभी जब लोकसभा डिसॉल्व होगी और जब तक अगली लोकसभा मिलके मतलब चुन के नहीं आ जाती, तब तक जो पुराना स्पीकर था वो स्पीकर बना रहेगा, वो अपने ऑफिस को वैकेट नहीं करेगा। तो समझिए एक लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, दूसरी लोकसभा चुन के आएगी। जब तक वो दूसरी लोकसभा चुन के नहीं आती तब तक पुराना वाला जो स्पीकर है वो अपने ऑफिस पे रहेगा। ओके, और नई लोकसभा आके स्पीकर प्रोटेम अपॉइंट करेगी। अभी ये स्पीकर प्रोटेम क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रोल, पावर्स एंड फंक्शंस। क्या रोल है, क्या पावर है और क्या फंक्शंस हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा की। देखिए जो स्पीकर है ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, ठीक है ना। अब आप देखो कि लोकसभा को अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना है तो स्पीकर रिप्रेजेंट करेगा। जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके पावर्स और प्रिविलेजेस का गार्जियन कौन है, तो लोकसभा है। तो भैया सेशन चल रहा है और हाई कोर्ट को किसी भी लोकसभा के मेंबर को बुलाना है तो स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट को किसी लोकसभा के मेंबर को बुलाना है तो स्पीकर की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस, उनके पावर्स का गार्जियन है आपका स्पीकर, ठीक है। आप कह सकते हो कि एज द हाउस एज अ होल एंड इट्स कमिटीज, तो जितनी भी लोकसभा के मेंबर्स है टोटल और लोकसभा की जितनी भी कमिटीज है उसके गार्जियन की तरह काम करता है स्पीकर। प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन है हाउस का। तो हाउस में जो मेन आप कह सकते हो चीजों को रिप्रेजेंट करने की, प्रेजेंट करने की जो ताकत है वो स्पीकर के पास है। ओके, पार्लियामेंट्री मैटर्स में स्पीकर का जो आप कह सकते हो राय होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यहाँ पे देखिए कि इन फंक्शंस को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि सिर्फ लोकसभा को वो प्रिसाइड ही नहीं कर रहा है, मतलब कि लोकसभा को प्रिसाइड करने के साथ साथ वो जो लोकसभा के मेंबर्स उनके पावर और प्रिविलेजेस को सेफगार्ड कर रहा है। लोकसभा एज अ होल के पावर्स और प्रिविलेजेस को सेफगार्ड कर रहा है, लोकसभा की कमिटीज को सेफगार्ड कर रहा है। साथ साथ लोकसभा के बिहाफ पे अगर कहीं स्टेटमेंट देना है तो वो स्पीकर देगा। जितने भी पार्लियामेंट्री मैटर्स चल रहे हैं लोकसभा में उसमें बहुत चलती है स्पीकर की। तो सिर्फ आप ये देखिए कि सिर्फ लोकसभा को प्रिसाइड करना स्पीकर का काम नहीं, स्पीकर को और भी बहुत से काम दिए गए, तो उसको जबरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसलिए स्पीकर की जो पोजीशन है इसमें बहुत ज्यादा डिग्निटी, ऑनर और अथॉरिटी है। अब अगर बात की जाए कि स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास जो ताकतें हैं, जो ड्यूटीज है, वो आती कहां से, तो इसके लिए एक सिंपल स्टेटमेंट, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा derives his powers and duties from 3 sources, that is कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहला जो ताकत का सोर्स है स्पीकर का वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और तीसरा है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा रूल्स एक्ट। ये एक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एक है और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन तीसरा है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीजें रिटर्न है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा ये भी रिटर्न एक डॉक्यूमेंट है। जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हैं ये आप कह सकते हो कि
अनरिटन है। दुनिया भर की पार्लियामेंट में और खासकर ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जो जो भी पास्ट में हुआ है उसको आप पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस में मान सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स और ड्यूटीज हैं आपकी स्पीकर्स के पास। अगर स्पीकर ऑफ पावर की ड्यूटी की बात करोगे तो भैया हाउस में ऑर्डर को मेंटेन करना, हाउस में डेकोरम को मेंटेन करना, ये स्पीकर का काम है। अभी हाउस में ऑर्डर होगा, डेकोरम होगा, तभी नॉर्मल बिजनेस हो पाएगा और प्रोसीडिंग्स चल पाएंगे। अभी सब लड़ रहे हैं तो लड़ाई में कैसे बिजनेस प्रोसीडिंग्स चलाओगे? तो स्पीकर को प्रॉपर पावर दी गई है कि अगर कोई बहुत ही ज्यादा अनरूली मेंबर है जो बहुत शोर लगा रहा है, प्रॉपर तरीके से हाउस को काम नहीं करने दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ह्यू एंड क्राई क्रिएट कर रहा है, उस केस में उस मेंबर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है स्पीकर। तो मतलब स्पीकर को एक ताकत दी गई है कि हाउस में ऑर्डर और डेकोरम को मेंटेन करना ताकि प्रॉपर बिजनेस चल सके। और इसमें स्पीकर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत जबरदस्त ताकत है। फिर भैया फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में क्या लिखा है और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट्स में क्या लिखा है, इसका इंटरप्रेटर कौन है? स्पीकर। अभी आप बोलोगे सर इसका इंटरप्रेटर तो सुप्रीम कोर्ट था, स्पीकर कैसे हो गया? तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को। लोकसभा के अंदर अगर किसी मैटर को डिस्कस किया जाता है और लोकसभा के प्रोसीजर की बात की जाए जहां तक, तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लोकसभा के अंदर चीजें कैसे चलेंगी उसके बारे में बात अगर कुछ लिखी हुई है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा में अगर कुछ इस चीज से रिलेटेड लिखा हुआ है और पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंट से रिलेटेड अगर दुनिया भर में कोई चीज मानी जा रही है तो उसको हमारी लोकसभा के अंदर किस तरीके से ऑन ग्राउंड अप्लाई करना है, इसका फाइनल इंटरप्रिटेशन करने की ताकत स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास है। फिर लोकसभा हाउस को एडजर्न करता है, यानी कि हाउस का अगर सिटिंग चल रही तो सिटिंग को एडजर्न करना, ठीक है। अगर मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में कोरम नहीं है, कोरम मतलब कि एक हाउस की टोटल मेंबरशिप के 10% लोग, तो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए किसी भी मीटिंग में 10% लोग का होना जरूरी है, तभी वो बॉडी काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो अगर कोरम नहीं है, अगर 10% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा नहीं है तो मीटिंग को स्थगित कर दो, जब कोरम आ जाएगा तब मीटिंग बुलाई जाएगी। ओके। फिर भाई जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते हैं स्पीकर, कास्टिंग वोट होता है जब टाई हो जाता है किसी एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे, बिल पे, तब स्पीकर का वोट यहाँ पे निकल के आता है। इसीलिए इसको कहा जाता है कास्टिंग वोट, जिसका काम होता है कि अगर कोई डेडलॉक हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, डेड एंड हो जाता है, तो यहाँ पे स्पीकर का वोट काम आएगा। इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिटेल में बताया था। फिर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउस। आपको पता है दोस्तों कि अगर ऑर्डिनरी बिल को पास कराना है हमारी पार्लियामेंट से, ध्यान दीजिएगा मैं ऑर्डिनरी बिल बोल रहा हूँ, चाहे मनी बिल बोल लीजिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बोल लीजिए। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक जगह पर बैठ के एक बिल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और वोटिंग डाल रहे हैं। तो इस तरीके की जो ज्वाइंट सिटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं, इनको ऑर्गेनाइज कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब। तो प्रेसिडेंट साहब किसी ऑर्डिनरी बिल के ऊपर अगर कोई डेडलॉक है तो उसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं लोकसभा की, राज्यसभा की। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग पास करवाना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट नहीं बुलाई जा सकती। और मनी बिल में मैंने आपको पहले बताया कि सारी की सारी ताकत लोकसभा के पास है। तो बचा क्या? ऑर्डिनरी बिल्स। तो ऑर्डिनरी बिल्स को अगर अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में नहीं पास करा पा रही है सरकार, तो उसके लिए एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है दोनों हाउसेस का। इस ज्वाइंट सेशन के ऊपर प्रिसाइड कौन करेगा? इस ज्वाइंट सेशन के ऊपर प्रिसाइड करेगा स्पीकर। इस ज्वाइंट सेशन को बुलाने वाला आदमी कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट कैन समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा फॉर ब्रेकिंग द इम्पासे ओवर एन ऑर्डिनरी बिल, लेकिन इस ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड करेगा स्पीकर। इस बात को याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर कभी कभी जो लोकसभा होती है उसकी सीक्रेट सेटिंग्स कराई जाती है। आप बोलोगे सीक्रेट सेटिंग क्या होती है? कि भाई देखिए, किसी सेंसिटिव मुद्दे पे बात करनी हो, सेंसिटिव मुद्दे पे बात करनी तो पूरी मीडिया कवरेज नहीं हो सकती, सबको नहीं बताया जा सकता। तो उस केस में मीडिया को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है पार्लियामेंट से। जो ऊपर चैम्बर होती है, लॉबी होती है, गैलरीज होती है जहाँ पे नॉर्मल विजिटर्स जाके बैठते हैं, उनको वहां से हटाया जा सकता है। और ये सब स्पीकर की परमिशन के साथ ही किया जाता है। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि कोई एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है, इस बात को डिसाइड करने का प्रेरोगेटिव आपका स्पीकर के पास है। तो कोई बिल, मान लीजिए ये पता करना है कि ये मनी बिल है कि नहीं। अभी मनी बिल के ऊपर एक प्रॉपर बहस होगी आगे संविधान में। तो कोई एक प्रॉपर बिल मनी बिल है
या नहीं है, इस क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन स्पीकर लेगा। तो मान लीजिए लोकसभा में कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पे वो पास हो गया। अब जब उसको राज्यसभा भेजा जाएगा तो राज्यसभा में कैसे ये पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है? तो भैया स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिकमेंड करेगा, लिखेगा उस बिल के ऊपर कि बेसिकली दिस इज अ मनी बिल। ठीक है, तो एक स्पीकर के पास ये ताकत होती है कि वो ये डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। फिर भाई एंटी डिफेक्शन लॉ की बात कर लेते हैं। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया कि एक पर्सन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन क्या लोकसभा की मेंबरशिप के लिए डिस्क्वालीफाई होता है या ना होता है, इस क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन देने वाली अथॉरिटी कौन है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो भैया 10th शेड्यूल के अंदर किसी एक पर्सन ने डिफेक्शन के लॉ को वायलेट किया है और उसको डिस्क्वालीफाई करना ना नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पीकर जब अपनी इस ताकत को एक्सरसाइज करेगा तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू की पावर अवेलेबल है। जुडिशियल रिव्यू की पावर अवेलेबल है स्पीकर का डिफेक्शन के अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को यूज करने की। ये कौन से केस में कहा गया? तो किहोतो होलोहन वर्सेस जशीलू 1992 के केस में कहा गया है। लगभग 1 से 2 महीने पहले जब मैं एडिटोरियल्स आपके साथ डिस्कस कर रहा था, डेली के बेसिस पे इस टॉपिक से बात हो रही थी हमारी। ओके, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो डिफेक्शन करता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है। लोकसभा के केस में वो स्पीकर है और राज्यसभा के केस में वो हो जाएगा चेयरमैन। लेकिन स्पीकर चेयरमैन या जो भी डिसीजन लेंगे उसके अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू की ताकत है सुप्रीम कोर्ट के पास। आगे बात की जाए तो एक इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है। इस इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करता है हमारा स्पीकर। तो हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को दुनिया भर की पार्लियामेंट को जोड़ने के लिए ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप है इसके चेयरमैन की तरह काम करेगा कौन? हमारा स्पीकर। फिर भाई हमारे देश में जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं। अभी इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की साल में एक बार कॉन्फ्रेंस होती है, 2 साल में, जब भी बुलाई जाए कॉन्फ्रेंस। तो देश की जितनी भी लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जब कॉन्फ्रेंस होती है उस कॉन्फ्रेंस का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है आपका स्पीकर। ये बड़ी इनडायरेक्ट सी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जहां पे एक्सपर्ट्स आते हैं और इन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के बारे में ट्रेनिंग देते हैं ताकि जब जब ये अपनी जगहों पे जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रोल प्ले करें तो अपने रोल को ये काफ़ी अच्छी तरीके से प्ले करें। जितनी भी पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं लोकसभा के, उसके चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। उनकी फंक्शनिंग को सुपरवाइज कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। इनफैक्ट लोकसभा का स्पीकर 3 इंपॉर्टेंट कमिटियों का चेयरमैन है। एक तो वो रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा का चेयरमैन है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ऑफ द लोकसभा का चेयरमैन है, जनरल पर्पस कमेटी का चेयरमैन है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी और जनरल पर्पस कमेटी का चेयरमैन कौन है? आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आगे बात करते हैं आपका इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी। भाई क्या मतलब है आपका इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी का? ऑफिस ऑफ द स्पीकर है, इसमें बहुत जबरदस्त अथॉरिटी है, इसमें बहुत जबरदस्त पोजीशन है, बहुत जबरदस्त प्रेस्टीज है। इसीलिए स्पीकर की जो पोजीशन है वो बहुत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में नहीं होनी चाहिए। तो एज द ऑफिस ऑफ द स्पीकर is vested with great prestige, position and authority, independence and impartiality became its sine qua non। यानी कि इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी तो स्पीकर के ऑफिस में होनी ही चाहिए क्योंकि इसका काम ही इतना बड़ा है। यहाँ पे वीवी गिरी साहब ने ये बोला है कि अगर ऐसा कोई ऑफिस है जिसके पास जरूरत से ज्यादा ताकत है और अथॉरिटी है तो जरूरी ये है कि वो ऑफिस अपने ड्यूटीज को न्यूट्रल तरीके से परफॉर्म करे। और स्पीकर के ऑफिस से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर अपनी ड्यूटीज को न्यूट्रल तरीके से परफॉर्म करेगा चूंकि वो हाउस के पावर एंड प्रिविलेजेस का और हाउस के मेंबर्स का गार्जियन है। ओके, और यहाँ पे स्पीकर को एक बात हमेशा याद रखनी है कि वो हाउस का गार्जियन है, हाउस के सारे मेंबर्स का गार्जियन है। वो केवल उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है जिस पॉलिटिकल पार्टी के दम पे वो स्पीकर बना है। बट ज्यादातर केसेस में एक्चुअली होता नहीं है, स्पीकर थोड़ा बहुत टिल्टेड होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ जिसके चलते वो स्पीकर बन के सामने आए। तो कुछ प्रोविजंस डाले गए हैं हमारे संविधान में और कुछ रूल्स में जिसके बेसिस पे इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द ऑफिस ऑफ द स्पीकर को मेंटेन किया जा सकता है। स्पीकर को सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता है। अगर स्पीकर को हटाना है उसकी पोजीशन पे तो लोकसभा में एक स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। यानी उस समय पे
जो लोकसभा की टोटल मेंबरशिप है उसकी मेजोरिटी। ऑर्डिनरी मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा कि भैया लोकसभा में 543 मेंबर है, 200 लोग आए और 120 ने फेवर में वोट दे दिया। नहीं, अगर 543 मेंबर हैं तो 543 के 50% से ज्यादा लोगों को वोट देना पड़ेगा। और अगर लोकसभा में स्पीकर के रिमूवल के मोशन या रेजोल्यूशन को पास कराना है तो इनिशियली कम से कम 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए, तभी आप पास करा सकते हो। स्पीकर की सैलरीज और अलाइंसेस पार्लियामेंट फिक्स करती है। इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है, जिसके ऊपर किसी भी तरीके का एनुअल वोट नहीं लग सकता है। ये एनुअल वोट नहीं लग सकता और फंड चार्ज किया जाता है। इसका मतलब क्या है? चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड, इसका मतलब क्या है ये मैंने पिछली वीडियो में समझाया, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। फिर his work and conduct cannot be discussed and criticized in Lok Sabha except on a substantive motion। चूंकि जो स्पीकर है उसका काम बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, उससे एक्सपेक्ट किया जाए कि वो अपनी डीलिंग्स में न्यूट्रल रहे, और प्राइमा फेसी वो दिखता भी है न्यूट्रल, हालांकि कुछ हरकतें तो ऐसी हो ही जाती हैं कि वो न्यूट्रलिटी वाला कंसेप्ट गायब हो जाता है। तो भैया स्पीकर ने किस तरीके से लोकसभा में काम किया, उसका वर्क कैसा था, कंडक्ट कैसा था, वे ऑफ ऑपरेशन क्या था, उसके लिए आप नॉर्मल कर केसेस में लोकसभा में बहस नहीं कर सकते। एक सब्सटेंसिव मोशन अगर आप पास करो तो आप जरूर बहस कर सकते हो। सब्सटेंसिव मोशन का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेल्फ कंटेन्ड इंडिपेंडेंट प्रपोजल सबमिटेड फॉर द अप्रूवल ऑफ द हाउस एंड ड्राफ्टेड इन सच अ वे एज टू बी कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग एज अ डिसीजन ऑफ द हाउस। देखिए क्या है, ये लोकसभा के स्पीकर को हटाना है। अभी आसान काम तो है नहीं उसके स्पीकर को हटाना। अभी बात यह है कि जो भी लोकसभा में स्पीकर ने काम किया, जो भी उसका कंडक्ट था, इसको डिस्कस नहीं कर सकते आप, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते लोकसभा के अंदर। अगर आपको डिस्कस करना है, क्रिटिसाइज करना है, तो आपको एक सब्सटेंसिव मोशन पास करना पड़ेगा। सब्सटेंसिव मोशन देखिए दोस्तों, एक ऐसा मोशन होता है जहां पे ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द हाउस ये बोल रहा है कि नहीं भाई स्पीकर जो कह रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पीकर की जो अप्रोच है वो डिक्टेटोरियल है, स्पीकर को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उस केस में एक सब्सटेंसिव मोशन जो कि पूरे पार्लियामेंट की मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और उसको कुछ इस तरीके से लेके आया गया है कि वो ओवरऑल जो पार्लियामेंट के विल है उसको मोल्ड कर सके, तो इसको बोला जाता है सब्सटेंसिव मोशन। तो अगर स्पीकर ने क्या काम किया, इसको क्रिटिसाइज करना है, इसके बारे में डिस्कशन करना है, तो सब्सटेंसिव मोशन के बिना इस डिसीजन को कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। उसके बाद भैया लोकसभा किस तरीके से काम करेगी, उसका बिजनेस किस तरीके से होगा, ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा लोकसभा के अंदर, उसका प्रोसीजर को कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये सब लोकसभा स्पीकर की ताकतें हैं और इसमें किसी भी कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कास्टिंग वोट होता है इनके पास, पहले इंस्टेंस में ये वोट नहीं कर सकते। तो चूंकि ये पहले इंस्टेंस में वोट कर ही नहीं सकते तो किसी तरीके का स्टैंड या साइड ले नहीं पाएंगे। तो इससे जो स्पीकर की पोजीशन होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पार्शियल हो जाती है। इनको टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में बहुत ऊपर वैल्यू दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ रखा गया है, कैबिनेट मीटर से ऊपर, मिनिस्टर से ऊपर रखा गया है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर के नीचे। तो बात दोस्तों ये है कि ये स्पीकर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है और इसका इम्पार्शियल और न्यूट्रल रहना इट्स मैंडेटरी। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप स्पीकर ऑफ द लोकसभा की बात करोगे और स्पीकर जो कि ब्रिटेन में होता है इसकी बात करोगे, तो ब्रिटेन में स्पीकर एक नॉन पार्टी मैन होता है। तो मान लीजिए कि वो स्पीकर बन के पहुंचा अपनी पार्टी से, तो उसके बाद वो अपनी पार्टी से रिजाइन कर देगा, और जब तक वो स्पीकर रहेगा तब तक वो अपनी पार्टी से रिजाइन करके रखेगा, और बाद में जब वो स्पीकर की पोस्ट से हट जाता है तो वो वापस अपनी पोजीशन को ले सकता है उस पॉलिटिकल पार्टी में। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हो, उसने आपको स्पीकर बनवा दिया लोकसभा का, तो आप उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर भी रह सकते हो, साथ साथ स्पीकर की तरह भी काम कर सकते हो। ये चलता है आपका इंडिया में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।